हेलो एस्पायरेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन। पहले बता दो, मेरा नाम प्रदीप है और आज हम मानव जनन पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले में मुझे बताया कि थोड़ा डेप्थ में जाओ। जो कमेंट सेक्शन आए थे, कमेंट्स के अंदर कमेंट आए थे कि आप थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ा हुआ मैं, तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब और अच्छा लेवल करने की कोशिश की है। बाकी उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हों, वो मुझे इंस्टा पे पूछ लीजिएगा या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन तो खुला है ही, वहाँ पर आप कुछ भी बोल सकते हो मुझे और बता सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि हाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आज अपन मानव जनन पढ़ेंगे और पहले अपन नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पढ़ेंगे, उसके बाद में दोनों गेमेट्स बना लेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद में पार्चुरेशन, उसके बाद में क्या होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करवा के अभी 1 घंटे में अपन सारा काम कर देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मानव जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, पहली बात तो मानव जनन है, आपको सबको पता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। किसी को ऐसा लगता है कि अलैंगिक जनन होता है मानव जनन के अंदर? नहीं जी, लैंगिक जनन होता है। दूसरी बात मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताई थी कि जो विविपेरस होते हैं, जो जरायुज होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो मानव जनन, जो मानव है वो कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। और अगर वो अंडयूज होते हैं तो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जरायुज है। लैंगिक अंग की बात करें तो एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक है द्वितीय लैंगिक अंग। ठीक है, तो प्राथमिक जो लैंगिक अंग हैं वो कौन से हैं? वर्षण मतलब इंग्लिश में बात करें तो टेस्टिस, इंग्लिश में बात करें तो क्या है, टेस्टिस है। और जस्ट ए मिनट, इंग्लिश में बात करें तो वर्षण क्या है, टेस्टिस, और अंडाशय क्या है, ओवरी। वर्षण किसके अंदर होते हैं? मेल के अंदर। ओवरी किसके अंदर है? फीमेल के अंदर। इतनी बात हो गई, ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना चैप्टर का। यहां तक बातें क्लियर है? अब बात करेंगे अपन नर जनन तंत्र। किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र की, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। देखो सीक्वेंस अगर आप ध्यान से समझोगे ना साथ साथ में, तो एकदम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी पूरी दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। नर जनन तंत्र है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंग्लिश में। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब इसके अंदर अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। एक है वर्षण, ठीक है, वर्षण। एक है सहायक वाहिकाएं, ठीक है, एक है सहायक ग्रंथियां, और एक क्या है, बाह्य जननांग। ठीक है, क्या है, बाह्य जननांग। वर्षण, सहायक वाहिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। इंग्लिश में बात करें तो वर्षण क्या होता है? टेस्टिस, सहायक वाहिकाएं, एक्सेसरी डक्ट, सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड्स, बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ये 4 चीजें अपन को पढ़नी है। किसके अंदर? नर जनन तंत्र के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन को ये 4 चीजें पढ़नी है। वर्षण, टेस्टिस, ठीक है, और फिर मेल एक्सेसरी डक्ट कौन सी होगी? सहायक वाहिकाएं, ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां, ठीक है, और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? बाह्य जननांग। ठीक है, ये 4 चीजें अपन को पढ़नी है। तो अपन एक एक स्टार्ट करेंगे। पहले अपन बात कर लेंगे किसकी? वर्षण की। किसकी बात करेंगे? वर्षण की। वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, वर्षण कहां होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। जो वर्षण है, टेस्टिस है, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? वर्षण कोश के अंदर। वर्षण कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रोटम का पता है, वर्षण कोश का नहीं पता, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो वर्षण है, जो टेस्टिस है, वो कहां प्रेजेंट होता है? वर्षण कोश के अंदर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया जो अंडाशय है, जो ओवेरी है, ठीक है, वो अंदर प्रेजेंट होती है, बाहर नहीं दिखती अपन को, लेकिन जो टेस्टिस हैं, जो वर्षण है, उनको बाहर क्यों रखा गया है पाउच के अंदर? जो वर्षण कोश जो है, इसके अंदर क्यों रखा गया है? स्क्रोटम के अंदर क्यों रखा गया है? रीजन ये है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। किसका टेम्परेचर, किसका तापमान? आपके टेस्टिस को कम तापमान चाहिए। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, शुक्र फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान चाहिए उसके लिए।
वर्ण कोश कम तापमान बनाए रखता है, ठीक है। जो आपका वर्ण कोश है, जो स्क्रोटम है ना, वर्ण कोश क्या है, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम जो है वो कम तापमान बना के रखता है, कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। क्या है, कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। शुक्राणु जनन इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो कम तापमान किसके लिए आवश्यक है, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अभी वर्षण की आप लंबाई देख लो, चौड़ाई देख लो। वर्षण की लंबाई कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, ओके, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर, ओके। ये पॉइंट नहीं है, 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये डायग्राम आप देख लोगे ना, ये डायग्राम आप ध्यान से देख लेना भैया, ये डायग्राम देख लोगे, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाला डायग्राम ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो ये पूरा डायग्राम आपके दिमाग में सेट होगा, तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरी मानने पर 5-10 मिनट ध्यान से देख लो, ध्यान से, बिल्कुल। ये जो मैंने पिंक कलर के अंदर जो बनाई है ना, पिंक कलर के अंदर जो बाहर की जो लेयर है, पिंक कलर में जो बाहर की लेयर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भैया क्या है, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है, वो जो बाहर की लेयर है, टेस्टिस है, वर्षण है, उसके बाहर की जो परत है, जो बाहर की लेयर है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर मैंने एक रेड कलर से एक लेयर बनाई है, रेड कलर से, लाल रंग से एक लेयर बनाई है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब आपको ये पर्पल कलर के अंदर, ये जो ब्लूइश का कलर है, पर्पल जो कलर है ना, लड़कियों को तो पता है पर्पल कलर कौन से, सारे कलर बताओ तो उनको तो, ये जो पर्पल कलर में जो है ना, मैंने कमरे से बनाई है, कमरे से कंपार्टमेंट बनाए, कमरे से बनाए ना, कमरे से बनाए। इनका नाम क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या नाम है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। कितने होते हैं ये, एक टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं, ये 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250। ध्यान से, जितनी बातें बोल रहा हूं वो सारी ध्यान से सुनना प्लीज। टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाहर की लेयर का नाम क्या है, क्या नाम है, ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या नाम है, ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है जी। उसके बाद में एक अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है जी। यहां तक बातें क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर 250 कमरे बने हुए हैं। कितने कमरे हैं, 250 कमरे हैं। उन 250 कमरों का नाम क्या है, एक कमरे का नाम क्या है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या नाम है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। कितने होते हैं ये कमरे, 250, 250, ठीक है। अब एक कमरे में कितने रह सकते हैं लोग, 1 से 3 लोग रह सकते हैं, ठीक है। 1 से 3 लोग रख सकते हैं। अब वो लोग कौन है, एक कमरे में कितने लोग रख सकते हैं, 1 से 3। कौन लोग हैं वो, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन लोग हैं वो, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से देखना, मैंने ग्रीन कलर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है, ये क्या है, शुक्रजनक नलिका। ये क्या है, शुक्रजनक नलिका। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिका। कितनी होती है ये, 1 से 3 प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, 1 से 3 होती है, किसके अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 प्रेजेंट होती हैं, और टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं, 250। एक के अंदर 1 से 3 होंगी। यहां तक बातें क्लियर है ना। अब देखो ये ग्रीन कलर से आगे मैंने आपको स्काई ब्लू कलर, आसमानी कलर के अंदर, ठीक है, स्काई ब्लू कलर के अंदर ये छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है, छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है। और यहां पर आपको एक जॉल सा बन रहा है, जॉल सा बन जाएगा यहां पर आकर। ये जो मेरा पेन चल रहा है ना, यहां पर आपको जॉल सा बन जाएगा, ठीक है जी। ये जो जाल है ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं, वर्षण जालिका। और इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, रेटिटेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, वर्षण जालिका, इंग्लिश में रेटिटेस्टिस, ठीक है जी। अब ये जो जाल है ना, छोटी छोटी पाइप है, छोटी छोटी पाइप से ना, देखो छोटी छोटी पाइप है, छोटी छोटी पाइप है, छोटी छोटी पाइप है। ये आकर ये येलो कलर में देखो बड़ी सारी पाइप दिखेगी आपको। येलो कलर में क्या है, बड़ी सारी पाइप है, ठीक है। इस बड़ी सारी पाइप का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है, शुक्रवाहिका। इंग्लिश में बोलेंगे वासा इफरेंसिया। क्या नाम है, वासा इफरेंसिया, हिंदी में शुक्रवाहिका, ठीक है। इतनी देर इतना समय वापस एक बार रिपीट कर दूं आपको। बाहर की तरफ एक लेयर टेस्टिस की, क्या नाम है, ट्यूनिका वेजिनलिस। उसके अंदर एक लेयर है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिना। पूरा सेट करूंगा आपके दिमाग में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डायग्राम सेट हो गया ना, आगे आप देखना बहुत आपको मजा आएगा। बाहर की लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिना, उसके अंदर 250 कमरे हैं। क्या नाम है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल, एक कमरे के अंदर 3 लोग रह सकते हैं, 1 से 3 लोग रह सकते हैं। 1 रह लो, 2 रह लो, 3 रह सकते हैं, ठीक है।
तो उस कमरे में जो लोग रहेंगे उनका नाम क्या है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर शुक्रजनक नलिका। क्या नाम है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर शुक्रजनक नलिका। अब जो शुक्रजनक नलिका है उससे क्या निकलती है? पाइप निकलती है, छोटी छोटी पाइप निकलती है, ठीक है, छोटी छोटी पाइप निकलती है और वो एक आगे जाल सा बना लेती है एक जगह आके, ठीक है, अपने आप में घुस जाते हैं और क्या बना लेते हैं? जाल सा बना लेते हैं। उस जाल का नाम क्या है? उस जाल का नाम क्या है? उस जाल का नाम है वर्षण जालिका। क्या नाम है? वर्षण जालिका, और इंग्लिश में बोले तो रेटिटेस्टिस। क्या नाम है? वर्षण जालिका और इंग्लिश में रेटिटेस्टिस। अब जो वर्षण जालिका है वो जो है वो बड़े पाइप के अंदर खुलती है। वो छोटी छोटी जाल आके, छोटी छोटी पाइपों की जाल है, वो एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगी और वो बड़ा पाइप क्या नाम है उसका? शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका, और इंग्लिश में बोले तो वास एफरेंसिया। क्या नाम है? शुक्रवाहिका, इंग्लिश में वास एफरेंसिया। अब जो शुक्रवाहिका है उससे आप ये देखो, एक देखो, ये जैसे कोइल्ड सा पार्ट है ना, एक कोइल्ड सा पार्ट है, ठीक है। इस कोइल्ड पार्ट के अंदर 3 पार्ट है, एक है कैपट, एक दूसरा कॉर्पस और तीसरा कोडा। क्या नाम है? कैपट, कॉर्पस और कोडा, ठीक है। ये जो 3 पार्ट है इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। क्या बोलते हैं? अधिवर्षण, ठीक है। 3 पार्ट है, कोइल्ड पार्ट है, इसके अंदर एक है कैपट, कॉर्पस और कोडा, ठीक है। और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इपिडिडाइमिस को हिंदी में मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं? अधिवर्षण बोलते हैं। और अधिवर्षण के बाद में क्या है? शुक्रवाहक वास डेफरेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिडेस्टिस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को शुक्रजनिक नलिका, शुक्रजनिक नलिका के बाद में क्या आएगा? आपका वर्षण जाल आएगा, वर्षण जाल के बाद में शुक्रवाहिका आएगी, शुक्रवाहिका के बाद में क्या आएगा? अधिवर्षण आएगा, उसके बाद में शुक्रवाहिका आएगा, ठीक है। इंग्लिश में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिडेस्टिस, वास एफरेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डेफरेंस। यहां तक बातें क्लियर है? ये डायग्राम आपको याद है? आगे देखो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आगे, अब बात करेंगे वर्षण, ठीक है। अभी देख लो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। वर्षण क्या है? इंग्लिश में बात करें टेस्टिस, ठीक है। वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्टिस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया कितने कमरे थे? 250 कमरे थे। तो 250 कमरे किसके हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब 250 कमरे क्या बोलेंगे उनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होंगे? 250। इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं, ठीक है। एक कमरे के अंदर कितनी होती है? 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, मतलब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होती हैं। और जो शुक्रजनक नलिका है ये इनके आसपास क्या होती हैं? शुक्रजनक जो नलिका है ना, इसके आसपास 2 टाइप की सेल्स होती हैं, 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आदिबीजी कोशिका और एक है सर्टोली कोशिका, ठीक है। एक है आदिबीजी कोशिका और एक है सर्टोली कोशिका। आदिबीजी कोशिका को आप प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोल लो या फिर आप इसको ले लो मेल जर्म सेल बोलो, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल, ठीक है। और सर्टोली कोशिका इंग्लिश में सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब काम क्या है इनका? आदिबीजी कोशिका को आप मेल जर्म सेल मानो, ठीक है। मेल जर्म सेल जो है ना वो क्या करेगी? शुक्राणु बनाने में काम करेगी, शुक्राणु निर्माण करने में काम करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। शुक्राणु निर्माण कहां से होगा? मेल जर्म सेल से होगा। कहां से होगा? मेल जर्म सेल से शुक्राणु का निर्माण होगा। और शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्राणु निर्माण को क्या बोलेंगे? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म फॉर्मेशन में काम आएगी। सर्टोली सेल्स है, जो सर्टोली कोशिका है वो शुक्राणुओं का पोषण करती है, ठीक है। जो शुक्राणु बने हैं उनका पोषण कौन करेगी? आपकी सर्टोली सेल। कौन करेगी? सर्टोली सेल, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। शुक्रजनक नलिका, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्रजनक नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में भी वर्ड दे रखे हैं इंग्लिश वाले, तो इतना मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी अपन दोनों मिक्स में लेके चल रहे हैं, जहां मतलब हिंदी तो पूरा है ही, साथ में मैंने इंग्लिश के भी वर्ड बताए आपको, ठीक है। तो शुक्रजनक नलिका सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी क्षेत्र के अंतरालीय स्थान का कहते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी शुक्रजनक नलिका प्रेजेंट है। कितनी होती है? 3 ले लीजिए। अब इसके बाहर भी स्पेस प्रेजेंट है, ये देखो बाहर जो जगह प्रेजेंट है ना, ये जो बाहर जगह प्रेजेंट है, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है अंतरालीय स्थान। क्या कहा गया है? अंतरालीय स्थान। इंग्लिश में बात करें तो इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये जो बाहर का जो स्पेस है ना, ये जो बाहर की जो जगह है, जो खाली जगह है बच गई, इसको क्या कहा गया है? अंतरालीय स्थान कहा गया है। और इसको इंग्लिश में इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये जो बाहर की जो जगह है ना, ये जो बाहर की जगह, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है?
क्या क्या होता है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। कंटेन्स छोटी रक्त वाहिकाएं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, इंग्लिश में बात करें तो स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। और क्या होता है, अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं, अंतरालीय कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। और क्या होती है, लेडिक सेल्स होती हैं, ये ध्यान में रखना, क्या होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं। ये चाहे भूल जाना, ये चाहे भूल जाना स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, ये चाहे भूल जाना एक बार के लिए, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलना कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं ये, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। इंटरस्टिशियल स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरालीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरालीय स्थान या फिर अंतरालीय अवकाश बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब जो लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लेडिक सेल्स है ना, लेडिक कोशिका, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। वर्षण हार्मोन क्या करती है, वर्षण हार्मोन, इंग्लिश में बात करें तो टेस्टिकुलर हार्मोन जो है उसको रिलीज करती है। उसको क्या करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन का संश्लेषण और स्राव, उनको सिंथेसाइज करती है, मतलब बनाती हैं और उसको सिक्रीट करती हैं। ठीक है, संश्लेषण और स्राव, ठीक है, स्राव मानी सिक्रीट और संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज करना। ठीक है, कोल्ड एंड्रोजन्स, और उस हार्मोन को क्या बोलेंगे अपन, एंड्रोजन्स। ठीक है, अब दो आपने सुने होंगे LH और FSH। ठीक है, LH और FSH, आप ऐसे मत बोलना कि आप तो इंग्लिश में बता रहे हो, आपकी बुक में इसमें दे रखे हैं LH और FSH को, LH FSH भी दे रखा है। ठीक है, तो इतना इश्यू नहीं है, और मतलब समझ में आता है इतना। तो LH को फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH की क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो कहां एक्ट करता है, वो कहां पर काम करता है, लेडिक सेल्स पर काम करता है। कहां काम करेगा, लेडिक सेल्स पर काम करेगा। ध्यान से देखो, L for LH, L for LH और L for लेडिक सेल्स, याद रह जाएगा। LH जो है वो काम करता है, लेडिक सेल्स पर काम करता है, और FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। और ये काम कहां करता है, सर्टोली सेल्स पर काम करता है। कहां काम करता है, सर्टोली सेल्स पर काम करता है, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। ये अपनी बात हो गई किसकी, वृषण की बात हो गई। टेस्टिस अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसकी अपन, अब बात करेंगे अपन सहायक नलिकाएं की। ठीक है, सहायक नलिकाओं की बात करेंगे, मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं, आपने अगर मेरा जो वर्षण वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था, जो टेस्टिस वाला डायग्राम बताया मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले, अगर वो आपने ध्यान से सुना है ना, तो आपको पता है कौन कौन सी आपकी सहायक नलिकाएं होती हैं। ध्यान से देखो, वर्षण जाल, वर्षण जाल, रेटिटेस्टिस, अभी मैंने आपको बताया रेटिटेस्टिस वर्षण जाल, जो मैंने आपको बताया था सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनसे जाल सा निकलता, छोटी छोटी पाइपें निकलती हैं, छोटी छोटी जाल सा निकलता है और एक जगह मिलकर जाल सा बना लेती हैं। ठीक है, तो वो क्या मैंने आपको बताया था, वर्षण जाल, रेटिटेस्टिस। ठीक है, दूसरी सुन लो, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मैंने आपको बताया जो वर्षण जाल है वो फिर एक बड़े पाइप के अंदर खुलता है, वो बड़े पाइप का नाम मैंने आपको बताया शुक्रवाहिका, वो सेफरेंसिया, वो आ गया यहां पर। ठीक है, सहायक नलिकाएं 2 आ गई। अगर आपने और ध्यान से देखा होगा तो बाकी 2 भी आपको पता होगी। अधिवर्षण मैंने आपको बताया, जो कोइल्ड पार्ट था उसके अंदर केपेट, कॉर्पस और कोडल 3 पार्ट थे, वो क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस इंग्लिश में, हिंदी में अधिवर्षण। ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी क्या है, सहायक नलिका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अधिवर्षण के बाद में, एपिडिडाइमिस के बाद में एक और पाइप है, उसका नाम क्या है, शुक्रवाहक, हिंदी में और इंग्लिश में क्या है, वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम आपने ध्यान से देखा होगा तो एक बार वापस देख लेना यार, क्योंकि वो बहुत सही डायग्राम है, उसको आपसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो वो डायग्राम आप एक बार आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस आप रिपीट पर देख लो यार। ठीक है, उसको जरूर से देख लेना, मेरे खाने पर देख लो। सहायक नलिकाएं मेल एसेसरी डक्ट 4 है, कौन कौन सी, रेटिटेस्टिस वर्षण जाल, मतलब हिंदी में वर्षण जाल, वास डेफरेंसिया हिंदी में शुक्रवाहिका, एपिडाइमिस हिंदी में अधिवर्षण, वास डेफरेंस शुक्रवाहक। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे शुक्राणु का मार्ग। ठीक है, शुक्राणु का मार्ग क्या है, मतलब इंग्लिश में बात करें तो स्पर्म पाथवे क्या है। ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो कहां कहां चलती है ये आपको, अगर डायग्राम आपने को याद है ना, डायग्राम आपने ढंग से देखा है ना, तो आपको ये भी पता है, आपको ये पहले से पता है आपको। ठीक है, कहां से बनता है शुक्राणु, कहां बनते हैं, शुक्रजनक नलिका के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं, शुक्रजनक नलिका के अंदर बनते हैं, इंग्लिश में बात करें तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। अब शुक्रजनक नलिका के बाद में क्या बताया मैंने आपको, छोटी छोटी पाइपें बताई हैं जो जाल बनाएंगे एक दूसरे में मिलके। ठीक है, तो वो क्या नाम है उनका, वर्षण जाल, इंग्लिश में रेटिटेस्टिस। ठीक है, वर्षण जाल इंग्लिश में रेटिटेस्टिस। उसके वर्षण जाल के बाद में मैंने आपको बताया छोटी छोटी जाल जो है ना, वो जाल बना है, वो एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगा, और बड़े पाइप का नाम मैंने आपको बताया था शुक्रवाहिका, इंग्लिश में बात करें तो वास एफरेंसिया।
तो वही यहां पर है शुक्रवाहिका वास एफरेंसिया। अब वास एफरेंसिया के बाद में मैंने आपको बताया, शुक्रवाहिका के बाद में मैंने आपको क्या बताया कि वो एक कोइल्ड पार्ट है और उसके अंदर तीन है, क्या है, कैपट, कॉर्पस और कॉडल, ठीक है। तो वो जो है ना उसको क्या बोलेंगे, अधिवर्षण एपिडिडाइमिस, ठीक है, वो आ गया आपका अधिवर्षण, यहां पर आ गया ले जी, ठीक है। स्पर्म पाथवे आपको पूरा आता है अगर आपको डायग्राम आता है तो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो अधिवर्षण है उसके बाद में आएगा शुक्रवाहक, ठीक है, वास डेफरेंस इंग्लिश में, तो ये शुक्रवाहक आपका आ गया। उसके बाद में क्या है, स्खलन नलिका। कौन सी नलिका, स्खलन नलिका, इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सी नलिका, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, ठीक है, इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में आ जाएगा मूत्र मार्ग, ठीक है, इंग्लिश में यूरेथ्रा, ठीक है। ये स्पर्म पाथवे आपको याद होगा अगर आपको डायग्राम हमने या ढंग से देखा तो एक बार मेरे कहने पर वापस डायग्राम को देख लेना यार, अगर नहीं समझ में आया तो। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, ये अपन ने पढ़ ली, क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने, और रुको एक मिनट, एक चीज छूट गई यार, हाँ, सहायक ग्रंथियां छूट गई, ठीक है। सहायक ग्रंथियां की बात कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ेंगे अपन, वर्षण पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, सहायक नलिकाएं पढ़ेंगे, ठीक है, सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे और बाह्य जननांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, वर्षण अपने पढ़ लिया, टेस्टिस अपने पढ़ लिया, सहायक नलिकाएं एक्सेसरी डक्ट अपन ने पढ़ ली, 4 बताई मैंने आपको, वो पढ़ ली अपन ने। अब 2 चीजें पढ़नी है अपन को, कौन सी, सहायक ग्रंथियां पढ़नी है, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़नी है और बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है, ठीक है। तो पहले सहायक ग्रंथियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन बाह्य जननांग पढ़ेंगे, ठीक है। सहायक ग्रंथियां इंग्लिश में मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, एक है शुक्राय ग्रंथि, ठीक है, शुक्राय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, सॉरी शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि इंग्लिश में सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी है पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि, पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि इंग्लिश में बात करें तो कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को बुलबुल मत कर देना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है, क्या है, काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है जी। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या नाम है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है जी। अब कितनी होती हैं ये जो आपकी सेमाइनल वेसाइकल है, शुक्राशय ग्रंथि जो है वो कितनी होती है, नंबर कितना है इनका, 2 पेयर में होती है, मतलब जोड़े के अंदर होती है दोनों। ये जो है सेमाइनल वेसाइकल जो है वो जोड़े के अंदर होते हैं। जोड़ा किसका बनता है, 2 का बनता है, 2, तो कितनी होंगी, 2 होती हैं। पुरुष या फिर पौरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कितनी होती है भैया, ये सिंगल आदमी है, बहुत ही दुखी आदमी है, एक होता है, क्या है, एक। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब इनके सिक्रीशन की बात कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बनाएगा, सेमाइनल वेसाइकल जो है आपका, शुक्राशय जो ग्रंथि है वो क्या बनाएगी, शुक्र रस बनाएगी। क्या बनाएगी, शुक्र रस बनाएगी, मतलब शुक्र रस, सीमन, सीमन को क्या बोलते हैं, शुक्र रस बोलते हैं, ठीक है जी। शुक्र रस का श्रवण करती है, सिक्रीशन करती है, किसका, शुक्र रस का, ठीक है जी। अब बात करें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आयंस एंजाइम्स ये निकालती है, ठीक है। ये जो है ना सेमाइनल वेसाइकल, ये 70% बनाती है, किसका, सीमन का 70% बनाती है, शुक्र रस का 70%, 70 से 80% सेमाइनल वेसाइकल का जो फ्लूइड होता है ना वही बनाता है, ठीक है। अब बात करें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ना, इसका स्राव जो है ना, ठीक है, वो लुब्रिकेट करता है, किसको लुब्रिकेट करता है, शीशन को, ठीक है। पेनिस को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन में मदद करता है। हिंदी में बात करें लुब्रिकेशन क्या बोलते हैं, स्नेहन, क्या बोलते हैं, स्नेहन में मदद करता है, ठीक है। अब ये एक लाइन देख लो आप, ये याद रखना यार, ठीक है। इन ग्रंथियों के स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम्स की मात्रा होती है। ये जो 3 ग्रंथियां मैंने आपको बताई, ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि या फिर पुरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, ये 3 जो मैंने आपको ग्लैंड बताई, इनके जो सिक्रीशन है ना, इनके जो सिक्रीशन है मतलब इनके जो स्राव हैं, इनके अंदर फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है और दूसरे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, आयंस भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, ये अपन ने बात कर ली, अब बात करेंगे भारी जननांग की, ठीक है। वापस मैं आपको बता देता हूं, अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, वर्षण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि और
बाह्य जननांग। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? वृषण पढ़ चुकी, मानते हो ये बात? अपन ने नलिका पढ़ ली, सहायक नलिका पढ़ ली, सहायक ग्रंथि पढ़ ली। अब अपन को क्या पढ़ेंगे? बाह्य जननांग। ठीक है, या फिर बाहरी जननांग बोल दो। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेलिया नहीं जेनेटेलिया। ठीक है, जेनेलिया जेनेलिया। बाहरी जननांग क्यों क्या होता है? मेल के अंदर बाहरी जननांग क्या होता है? ठीक है, मेल के अंदर, नर के अंदर बाहरी जननांग क्या होता है? शीशन। हिंदी में बात करें तो शीशन, इंग्लिश में बात करें तो पेनिस या फिर पीनस। ठीक है, तो शीशन होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना हुआ होता है। शीशन का विस्तारित भाग, जो एनलार्ज्ड भाग होता है ना, विस्तारित जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, और हिंदी में मुंडलिंग, मुंडलिंग कहलाता है। तो शीशन का जो विस्तारित भाग है ना, जो एनलार्ज्ड पार्ट है, उसको हिंदी में मुंडलिंग कहा जाता है और इंग्लिश में ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ग्लांस पेनिस त्वचा से बनी एक छोटी परत से आवृत होता है। इस परत को फोरस्किन या फिर प्रोप्यूस कहा जाता है। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस है ना, उसके ऊपर त्वचा से बनी एक मतलब फोल्ड है, स्किन का फोल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोरस्किन बोलते हैं या फिर प्रोप्यूस बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अपन, ये अपन ने जो नर जनन तंत्र है वो पूरा हो गया अपना, चारों चीजें अपन ने पढ़ ली। अब बात करेंगे अपन स्पर्म बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे अपन? शुक्राणु जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्राणुजन, शुक्राणुजन। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इंग्लिश में बात करें तो माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। हिंदी में समसूत्री विभाजन होगा। किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। हिंदी में शुक्राणुजन के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। क्या बनेंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका वो कहा जाता है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद में क्या बनेंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। हिंदी में बात करें तो द्वितीय शुक्र कोशिका। कौन सी कोशिका? द्वितीय शुक्र कोशिका। ठीक है, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, इनके अंदर अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इंग्लिश में मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, और क्या बनाएंगी? स्पर्मेटिड बनाएंगी। क्या बनाएगी? स्पर्मेटिड बनाएगी। स्पर्मेटिड जो है ना, उसके अंदर क्या होगा? शुक्र कायांतर प्रक्रिया होगी। स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगी? शुक्र कायांतर प्रक्रिया होगी। और क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। स्पर्मेटिड को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व शुक्राणु कहा जाता है। और स्पर्मेटोजोआ को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। स्पर्मेटिड को क्या कहा जाता है? पूर्व शुक्राणु, और स्पर्मेटोजोआ को शुक्राणु। ठीक है, आगे चला जाए। फिर ये शुक्राणु बन गया। ठीक है, स्पर्म बन गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर वहां से अपन क्या बनाएंगे? ओवम बना लेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद में प्रेगनेंसी, उसके बाद में बेबी। ठीक है, तो ये सारा काम अपन करवाना है जल्दी से जल्दी। स्पर्म बन गया तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा कैसा दिखने में होता है, वो सारी बातें कर लेते हैं। तो ये स्पर्म का डायग्राम आपके एनसीईआरटी, पेरिस एनसीईआरटी में दे रखा है। ये डायग्राम स्पर्म के अंदर देखो, काम की चीजें मैं आपको बता दूं। इस डायग्राम के अंदर क्या है? एक तो ये अग्रपिंडक है। ठीक है, अग्रपिंडक तो क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इंग्लिश में एक्रोसोम बोलते हैं अग्रपिंडक को। यहां पर ये जो मध्यखंड है ना, ये जो मध्यखंड, जो मिडल पीस है ना, ये मध्यखंड को इंग्लिश में मिडल पीस। ठीक है, ये जो मध्यखंड है ना, इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का क्या होता है? पावर हाउस होता है, ऊर्जा घर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगी अपन को? ऊर्जा मिलेगी। किसके लिए ऊर्जा? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको स्पर्म को जो है, अगर जो शुक्राणु है, इसको किसके लिए चाहिएगी ऊर्जा? इसको चाहिएगी भैया, ये रेस लगाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन करेगा ना, तब रेस लगाएगा, इसको रेस लगानी पड़ेगी। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी है तो वहां पर आमिर खान डायलॉग बोलता है कि ये जो रेस है ना, वो ये तो जन्म पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। पहले जो स्पर्म है वो भी इतने लाखों स्पर्म में से निकल के एक स्पर्म को आगे दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म कर सकता है, और स्पर्म कितने रिलीज होंगे? लाखों की संख्या में, 200 मिलियन
जैसे 300 मिलियन जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज होते हैं, और पहुंचता कौन है, सिर्फ एक स्पर्म कर पाता है। ठीक है, तो काफी बड़ी रेस है, तो भागना काफी पड़ता है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं किसमें हेल्प करते हैं, वो क्या 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 प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा किसके लिए चाहिए, भागने के लिए चाहिए, मोटिलिटी के लिए चाहिए। ठीक है, ये जो है तैरने के लिए, इंग्लिश हिंदी में मतलब आपकी हिंदी में लिख रखा, तैरने के लिए, मोटिलिटी के लिए, भागने के लिए, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर जो पूंछ है ना आपकी पूंछ, ठीक है, जो ये पूंछ है ये किसमें हेल्प करती है, जैसे सांप आना तैरने के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, तैरने के अंदर हेल्प करती है, मतलब भागने के अंदर हेल्प करती है, मान लो आप। अब ये जो आपका अग्रपिंडक है ना, अग्रपिंडक, ये इसका एक्रोसोम, इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप याद रखना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ये काम आएगा, तब मैं आपको पूछूंगा कि ये आप मेरे को बताया था या नहीं बताया था। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम जो है वो एक तो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, टोपी जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ऊपर की जो देखो, ये देखो ऊपर का पार्ट बना रहा है ऐसे। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपका अग्रपिंडक है ना, अग्रपिंडक या फिर एक्रोसोम जो है ना इंग्लिश में, अग्रपिंडक जो है ना, इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, और ये एंजाइम्स किस में काम आते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर, निषेचन के अंदर काम आते हैं। किसके अंदर काम आते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर काम आएंगे। तो ये आप ध्यान में रखना जी। चलो जी आगे चला जाए। फिर अपन ने स्पर्म पढ़ लिया, अब बात करेंगे अपन स्त्री जनन तंत्र की। ठीक है, नर जनन तंत्र अपना पूरा हो गया, अब स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे। स्त्री जनन तंत्र के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, अंडाशय, ओवरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अंडावाहिनी पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर क्या है, गर्भाशय, यूट्रस पढ़ेंगे, फिर गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स बोलेंगे इंग्लिश में, योनि, वेजाइना। ठीक है, बाह्य जननांग बोल दो। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इसको डायग्राम अपन एक बार देख लेते हैं जी। डायग्राम भैया, डायग्राम, ये डायग्राम है आपका किसका, किसका, स्त्री जनन तंत्र का डायग्राम है, और इसको आप देख लीजिए। यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, अंडाशय प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भैया, अंडाशय प्रेजेंट है। इसको डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं, डिंब ग्रंथि भी बोला जाता है, लेकिन आप अंडाशय बोल लो। ठीक है, डिंब ग्रंथि भी आ सकता है, तो दोनों याद रख लो। तो अंडाशय है। ठीक है, अब ये समझ जाओगे ना, तो आपको पता है यार, मतलब ये बेसिक जो नाम वाम है ये तो आपको पता है सारे, बस चीजें समझने की बात है, बाकी आपको सबको ये आता है, नाम वाम का कुछ नहीं है। अंडाशय है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर ये झल्लरी जो है बनी हुई है ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, झल्लरी से इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, झल्लरी को, ये जो फिम्बरी है, जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है, उंगलियां जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये क्या करती है, जब अंडाशय जो है, इससे जो अंडाशय जो है इससे निकलता है, ओवम निकलता है, तो ये जो झल्लरी है ये क्या करती है, रिसीव करती है, ये पकड़ लेती है उसको, किसको, जो ओवम है उसको पकड़ लेती है। अब उसके बाद में क्या है, कीप, कीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है, फनल शेप की स्ट्रक्चर है, और फनल शेप की स्ट्रक्चर को हिंदी में कीप बोलते हैं। ठीक है, फनल को क्या बोलते हैं, कीप। ठीक है, तो इनफंडीबुलम है ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एम्पुला, एम्पुला को हिंदी में क्या बोला है, तुम्बिका। क्या बोला है, तुम्बिका। ध्यान में रखना, एम्पुला कहीं भी आपको बायोलॉजी में क्या दिखे तो एम्पुला क्या है, वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है। ठीक है, जहां पर भी चौड़ा आ जाए ना, चौड़ा पार्ट आ जाए, उसको एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पुला को हिंदी में क्या बोला, तुम्बिका। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इस्थमस, और हिंदी में संकीर्ण पथ। ठीक है, संकीर्ण पथ या फिर इस्थमस। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है, अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका के ये पार्ट है। अंडवाहिनी नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट हो गए आपके, इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, तो ये झल्लरी भी इसका पार्ट है। झल्लरी क्या करती है, रिसीव करती है ओवम को। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब यहां पर ये देखो, ये 3 लेयर में आपको बताऊंगा। गर्भाशय के अंदर एक अंत स्तर है, एक पेशी स्तर है, एक ये है प्रीगर्भाशय। ठीक है, एक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर है, इनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये यूट्रस है ही। ठीक है, गर्भाशय गुहा। ठीक है, यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय नाल, सॉरी ग्रीवा नाल, और ये फिर योनि। ठीक है, ये डायग्राम तो आपने देख रखा होगा। अब बात करेंगे अपन अंडाशय की। ये जो अपन ने को ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, इनमें से पहला अपन का कौन सा है, अंडाशय। तो अंडाशय अपन पढ़ने वाले हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी, ओवेरी बोला जाता है। ठीक है, अंडाशय ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। प्राथमिक लैंगिक अंग 2 होते हैं, वृषण और अंडाशय।
वर्षण मेल में वर्षण और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय। ठीक है, अंडाणु और अंडाशय हार्मोन बनाता है। ठीक है, अंडाशय और अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम, और अंडाशय हार्मोन बनाता है, अंडाशय ओवरियन हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो यार, अंडाणु और अंडाशय हार्मोन कौन बनाता, आपका अंडाशय बनाता है, अंडाणु और अंडाशय हार्मोन। ठीक है, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम। लंबाई की बात करें तो 204 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। श्रोणी की दीवार की बात करें, ठीक है, सॉरी श्रोणी की दीवार नहीं है, लंबाई की बात कर ले अपने 204 सेंटीमीटर। श्रोणी की दीवार पेल्विक वॉल और गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जो आपका अंडाशय है, अंडाशय जो वो हवा में तो लटका हुआ है नहीं। ठीक है, अंडाशय जो होता है ना वो हवा में तो लटका हुआ है नहीं, कहीं से तो जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, तो वो कहां से जुड़ा हुआ है वो बताया है, श्रोणी की दीवार। ठीक है, श्रोणी की दीवार कौन सी होगी, पेल्विक वॉल। ठीक है, श्रोणी की दीवार और कहां से गर्भाशय से। ठीक है, गर्भाशय मतलब यूट्रस और श्रोणी की दीवार पेल्विक वॉल, इनसे वो जुड़ा हुआ होता है कौन, अंडाशय। ठीक है, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये अंडाशय मान लो, ये जो एस्पेन है ये अंडाशय है। ठीक है, अब ये हवा में लटका हुआ नहीं है ना, नहीं है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कैसे, तो मेरा हाथ में पकड़ रखा है, तो ये मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ से ये 2 अंगुलियां जा रही हैं, ये 2 लिगामेंट है, ये थंब मेरा अंगूठा और ये वाली जो फिंगर है मेरी, ये क्या है, लिगामेंट है। और ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, ये श्रोणी की दीवार है। क्या है, श्रोणी की दीवार है। ठीक है, पेल्विक वॉल है। अब ये एक और मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ये क्या है, मेरा यूट्रस है, ये क्या है, मेरा नहीं है, यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस है, और ये क्या है, लिगामेंट है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब ओवरी को समझने के लिए एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, उसको मैंने रफ डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, तो उसको समझना। ये जो स्काई ब्लू कलर के अंदर जो मैंने दीवार, ये जो लेयर बनाई है, इसको बोलेंगे थिन इपिथेलियम, हिंदी में बोले तो पतली उपकता। ठीक है, उपकला, सॉरी उपकला। ठीक है, हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है मेरा। ठीक है, तो क्या है, पतली उपकला, सॉरी। थिन इपिथेलियम है, जो ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्या लेंगे, थिन इपिथेलियम। ठीक है, क्या है, पतली उपकला। ठीक है, ये जो अंदर है ना, जो अंदर वाला जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। लेकिन स्ट्रोमा के अंदर भी 2 पार्ट है। ठीक है, ये जो बाहर जो ग्रीन का दिख रहा है ना, देखो बाहर का जो, ये समझो आप कि क्या समझो, ये वाला जो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लो चाहिए। ठीक है, ऐसा है, ठीक कुछ। ठीक है, ये जो है ना, ये बाहर की जो लेयर है, ये क्या है, ये क्या है आपकी थिन इपिथेलियम। थिन इपिथेलियम इसको क्या बोला गया है, पतली उपकला। ठीक है, ये पतली उपकला। अब अंदर जो पार्ट है ना, जो अंदर खाली स्पेस है, इसको क्या बोल दिया, स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर भी 2 पार्ट है। क्या है, जो बाहर की तरफ आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये क्या है, पेरिफेरल कोर्टेक्स। हिंदी में इसको बात करें तो क्या बोलते हैं, परिधीय वल्कुट। क्या बोलते हैं, परिधीय वल्कुट। ठीक है, और जो अंदर जो येलो जो दिख रहा है ना आपको, ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे, इनर मेडुला। इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक मध्यांश। तो दोनों को मिलाकर दोनों क्या है, स्ट्रोमा ही है। लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ जो है वो पेरिफेरल कोर्टेक्स, इंदर की तरफ इनर मेडुला। ठीक है, हिंदी में आप देख लोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे यूट्रस की। ठीक है, अंडाशय अपन ने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे। यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अंडाशय पढ़ लिया, गर्भाशय पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में यूट्रस। शेप कैसा होता है, आकृति कैसी होती है भैया, इसकी कैसी होती है, नाशपति के आकार जैसा होता है। नाशपति के आकार जैसा होता है। नाशपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पियर। ठीक है, इन्वर्टेड पियर जैसा होता है ये। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो लिगामेंट के द्वारा, जैसे आपका अंडाशय जो है वो हवा में लटका हुआ नहीं था, वो लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड था पेल्विक वॉल्स और यूट्रस से। ठीक है, यूट्रस और गर्भाशय और जो श्रोणी की दीवार उससे कनेक्टेड था ना, वैसे ही आपका जो गर्भाशय है वो भी कनेक्टेड होता है किससे, पेल्विक वॉल से, श्रोणी की दीवार से कनेक्टेड होता है वो। ठीक है, आपका जो गर्भाशय है वो मान लो ये मेरा गर्भाशय, ये गर्भाशय मेरा तो नहीं यार, मान लो ये गर्भाशय है। ठीक है, ये कनेक्टेड है श्रोणी की दीवार से। ठीक है, ये श्रोणी है, ये पेल्विक वॉल है, ऐसे कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, फिर बात करें गर्भाशय की भित्ति, यूट्राइन वॉल। गर्भाशय की भित्ति, यूट्राइन वॉल ऊतकों की 3 परतों से बनी हुई होती है। ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया था कि 3 परतें हैं, कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, हिंदी वाले नाम भी आपको बताएंगे, और ये हिंदी वाला नाम मिट गया इसका, तो उसको देखना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की जो दीवार है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं वो मैं आपको डायग्राम से ही दिखाना पड़ेगा मेरे को जी। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे अंतस्तर, फिर पेशिस्तर और फिर
परिगर्भाशय, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, क्या बोला जाएगा जी, एक मिनट वहां पे वापस निकाल लूं। बाहरी जो लेयर है उसको बोलेंगे पेरीमीट्रियम, ठीक है, परिगर्भाशय। मध्य जो है वो उसको गर्भाशय पेरिशिस्तर मायोमीट्रियम बोलेंगे, और जो आंतरिक है उसको बोलेंगे एंडोमीट्रियम, ठीक है। आंतरिक को क्या बोलेंगे, एंडोमीट्रियम बोलेंगे। अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना, पूछूंगा मैं आपसे आगे, ठीक है। और मतलब मैं तो कैसे पूछ पाऊंगा, तो आप मतलब आपको अगर पता चल रहा है ना तो मतलब आप ढंग से पढ़ रहे हो। तो एंडोमीट्रियम जो है ना, एंडोमीट्रियम ध्यान से सुनना, एंडोमीट्रियम जो है ना, एंडोमीट्रियम वो किस काम आती है, एक तो उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो ब्लीडिंग आती है। तो ब्लीडिंग किस वजह से होती है वो, क्योंकि जो एंडोमीट्रियम है ना, जो एंडोमीट्रियम है वो ब्रेक होती है, वो टूटती है, एंडोमीट्रियम ब्रेक होती है, उसकी वजह से क्या आती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। अब मायोमीट्रियम की बात और बता दूं मैं आपको, फंक्शन बता रहा हूं, ये मैं आगे पूछूंगा आपको। मायोमीट्रियम जो है ना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमीट्रियम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब डिलीवर होगा, बेबी की जब डिलीवरी होगी तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है, मायोमीट्रियम के अंदर। तो ये दोनों लेयर के फंक्शन आप याद रखना। मायोमीट्रियम का क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इंप्लांटेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है उसका इंप्लांटेशन होगा। थोड़ी सी टर्म्स आपसे ऊपर से हो सकती हैं, ऊपर से जा सकती हैं आपके, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जो युग्मनज बनता है उसका क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है, दीवार के अंदर इंप्लांटेशन होता है, वो भी एंडोमीट्रियम के अंदर ही होता है। और ब्लीडिंग जो होती है वो भी एंडोमीट्रियम से होती है। मायोमीट्रियम कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, खिंचाव होगा। कब होगा खिंचाव, जब बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। अब चलो जी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जगन सेल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जगन सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, वसामय ऊतकों से बनी हुई एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जगन बालों से, प्यूबिक हेयर से ढकी हुई होती है। क्या है मोन्स प्यूबिस, क्या है, जो जगन सेल है वो क्या है, फैटी टिश्यू है। फैटी टिश्यू मतलब वसामय ऊतक, ठीक है, वसामय ऊतक इंग्लिश में फैटी टिश्यू, ठीक है। फैटी टिश्यू है, उसके ऊपर क्या है, त्वचा है, स्किन है, ठीक है। और स्किन के ऊपर क्या है, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, हिंदी में जगन बाल, ठीक है, हिंदी में जगन बाल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लेबिया मेजोरा, क्या है, लेबिया मेजोरा, हिंदी में बात करें तो वृद्ध बगोस्ट, हिंदी में वृद्ध बगोस्ट, इंग्लिश में लेबिया मेजोरा, ठीक है। ऊतकों का मासल वलन फोल्ड होता है, ठीक है। कैसे बताऊं आपको, लेबिया मेजोरा कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ, ये ऐसा फोल्ड है, देखो ध्यान से दिख रहा है आपको कि ऐसा होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। दो मांस है ऐसे, ठीक है, पतली पतली लेयर है। उसके बाद में जो आता है वो क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा मैंने बताया आपको, लेबिया माइनोरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बगोस्ट, क्या बोलते हैं, लघु बगोस्ट बोलते हैं। ये लेबिया माइनोरा कैसी होती है, ये भी देखो ऐसी ही दिखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये जो लेबिया माइनोरा है, जो लघु बगोस्ट है, वो लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। कैसे, कहां होता है, नीचे होता है, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ये ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, ठीक है, जोड़ा मतलब वो एक फोल्ड ही होता है ऊतकों का, ये भी लेबिया माइनोरा, ठीक है। और यह वृद्ध बगोस्ट, जो वृद्ध बगोस्ट है, लेबिया मेजोरा है, उसके नीचे होता है, कि नीचे स्थित होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में भी बता दिया आपको, ठीक है। हाइमन की बात करेंगे फिर, हाइमन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि छद, क्या बोलते हैं, योनि छद, ठीक है। यह एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, योनि की दीवार को आंशिक रूप से ढके हुए रहती है। इंग्लिश में बात करें तो पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। हाइमन जो है वो क्या होता है, वेजाइना की जो ओपनिंग है ना, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर रखती है, ठीक है, ठीक, आंशिक रूप से कवर मतलब ढके हुए रहती है हाइमन। और हाइमन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, मतलब ऐसे माना जाता है कि फर्स्ट कोइटस जो होता है, ठीक है, जो फर्स्ट कोइटस होता है, जो उसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है उस टाइम, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, हाइमन ब्रेकडाउन की वजह से होती है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब फीमेल जो है वो वर्जिन है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं मतलब स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, जैसे लॉन्ग जंप हो गया या फिर रनिंग हो गई या फिर मतलब बाइक चला रही हैं या फिर कुछ भी है,
हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, एक तो वो कंडीशन होगी। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फर्स्ट कोइटस के बाद में भी हाइमन जो है वो परसिस्ट करता है, वो ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी होती है। तो ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, इसलिए मतलब ये मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि अगर ब्लीडिंग हुई तो मतलब वर्जिन है और नहीं हुई तो वर्जिन नहीं है, तो ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है, इसको दिमाग से निकाल देना। अगर आपके दिमाग में भी है तो इसको तुरंत निकाल दो। फिर बात करेंगे क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भगशेफ। क्या बोलते हैं, भगशेफ, ठीक है। एक छोटी सी एक अंगुली जैसी संरचना है, कैसी है, एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर वृद्ध बगोष्ठ, जो वृद्ध बगोष्ठ है, ये लेबिया माइनोरा पे आएगा, हिंदी में गलत लिख रहेगा, इंग्लिश में आपको बता दूं, लेबिया माइनोरा की जो है ना वहां पर ये प्रेजेंट होता है, वृद्ध बगोष्ठ नहीं, लघु बगोष्ठ के ऊपर होता है, ठीक है। इसको मैं काट देता हूं, ये लघु बगोष्ठ पे होता है। देखो जब भी एनसीईआरटी, देखो एग्जाम के अंदर जब भी आए और एनसीईआरटी की बात आए तो वो इंग्लिश वाली ही कंसीडर करी जाती है, और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है ना, जब भी आता है और जहां पर मिस्टेक होती है, अगर हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है ना, दोनों पेपर बाइलिंगुअल आता है अपना पेपर, तो जो इंग्लिश वाला जो पेपर है ना, इंग्लिश वाला वो माना जाता है, हिंदी वाला नहीं माना जाता, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपन को। तो लेबिया माइनोरा जो है ना, ठीक है, वहां पर आपका क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इंग्लिश हिंदी मीडियम की मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा था ये, तो वृद्ध बगोष्ठ पर नहीं होता, ये आपकी लघु बगोष्ठ के जो फोल्ड्स हैं वहां पर होता है, ठीक है, के ऊपरी मिलन बिंदु के आसपास स्थित होता है। इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं, तो डायग्राम आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस है। यहाँ पर क्या है, वसामय ऊतक प्रेजेंट है, वसामय ऊतक है मतलब फैटी टिश्यू है, और उस पर क्या है, स्किन है, और स्किन मतलब गद्दीदार जगह है ये, ठीक है, गद्दी सी है फैटी टिश्यू की, और उस पर क्या है, प्यूबिक हेयर्स है, ठीक है, जगन बाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्यूबिक हेयर्स बना देता हूँ, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब आप देखना, अब आप देखना जी, ये क्या है, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, वृद्ध बगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है, ठीक है। उसके बाद में लेबिया मेजोरा के नीचे क्या होता है, लेबिया माइनोरा, क्या होता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा के नीचे है, ये पिंक वाला जो मैंने बताया है, ये लेबिया मेजोरा के नीचे है, लेबिया माइनोरा, हिंदी में लघु बगोष्ठ। फिर बात करें, रेड कलर में मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर ये रेड कलर में जो मैंने बताया है, ये क्या है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा जो है लघु बगोष्ठ है, इसके जंक्शन पर प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। उसके बाद में मैं बना देता हूं क्या, हाइमन भी बना देते हैं। तो ये आपकी ओपनिंग है वेजाइना की, यहाँ पर आपका हाइमन जो है वो पार्शियली कवर करके रखता है, अंदर की तरफ होता है ये मेम्ब्रेन, ठीक है, तो दिखाने के लिए बता रहा हूं, हाइमन, ठीक है। तो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। चलते हैं फिर आगे, फिर बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। हिंदी में बात करें तो स्तन ग्रंथि की बात करेंगे, ठीक है, स्तन ग्रंथि की बात करेंगे। तो अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया और आपने स्त्री जनन तंत्र भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन मेमोरी ग्लैंड की, स्तन ग्रंथि की बात कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन भी करवाना है, बच्चा भी करवाना है, तो अभी करेंगे। चलो स्तन ग्रंथि की बात करें, मेल जस्ट ए मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड, इंग्लिश में मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो ग्रंथि ऊतक होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। जो स्तन ग्रंथि होती है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है, क्या क्या होते हैं, ग्रंथि ऊतक होता है, ठीक है,
ठीक है, ग्रंथिल ऊतक होता है और विभिन्न मात्रा से वसा होती है, विभिन्न मात्रा में वसा होती है, ठीक है। अब जो ग्रंथिल ऊतक होता है ना, वो क्या काम करता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। क्या काम करता है, मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। ग्रंथिल ऊतक जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू बोलते हैं। क्या कहा जाता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू कहा जाता है, कहा जाता है ग्लैंड्यूलर टिश्यू कहा जाता है। और क्या प्रेजेंट है इसमें, फैटी टिश्यू, जो वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट है, जो कि सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब ये वाली जो है ना टेबल, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखना। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताई जाएगी इसकी, और इसको आप मेरे ख्याल से इंग्लिश में याद करोगे तो मेरी ट्रिक भी एप्लीकेबल होगी, तो आपको याद हो जाएगा। और इंग्लिश वाले वर्ड ठीक भी हैं, ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है। देखो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथिल ऊतक, ठीक है। डिवाइड होता है ये किसके अंदर, विभाजित होता है, और क्या किसमें विभाजित होता है, मेमोरी लोब्स के अंदर विभाजित होता है। किसके अंदर, मेमोरी लोब्स के अंदर। हिंदी में बात करें स्तनपालियों के अंदर, स्तनपालियों के अंदर ये क्या होता है, विभाजित होता है। कितने नंबर होते हैं, 15 से 20। कितने होते हैं, 15 से 20। कौन, स्तनपालियां, मेमोरी लोब्स, ठीक है। मेमोरी लोब्स जो है वो उसके अंदर क्या होती हैं, उनके अंदर वो क्या क्या कंटेन करती हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका। अब जो एल्वियोलाई है वो कहां ओपन होती हैं, वो कहां खुलती हैं, मेमोरी डक्ट के अंदर। कहां खुलती हैं, जो कूपिका है वो कहां खुलती है, स्तन वाहिनी के अंदर खुलती है। मेमोरी डक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तन वाहिनी बोलते हैं। अब जो स्तन वाहिनी है वो किसको ज्वाइन करती है, वो कहां कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होती है एम्पुला के अंदर। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के अंदर जहां भी एम्पुला नाम आ जाए मतलब वो पार्ट कहां है, क्या है, चौड़ा है, वो पार्ट क्या है, चौड़ा है, तो एम्पुला है। एम्पुला को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम्बिका। क्या बोलते हैं, तुम्बिका, ठीक है। तो तुम्बिका जो है वो कनेक्ट होती है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से। लैक्टिफेरस डक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, दुग्ध वाहिनी। क्या कहा जाता है, दुग्ध वाहिनी। यह आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। LADA, ठीक है, लाडला, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, L का मतलब मेमोरी लॉब्स, ठीक है। A का मतलब एल्वियोलाई, ठीक है। L का मतलब D का मतलब मेमोरी डक्ट, फिर A का मतलब एम्पुला, ठीक है। फिर LA का मतलब लैक्टिफेरस डक्ट। इस ट्रिक से आप ये पूरा आप याद रख सकते हो, किसका, मिल्क का पाथवे, ठीक है, पूरा याद रख सकते हो उसको। अब अपन आगे चलेंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मतलब जनन तंत्र, जो स्त्री जनन तंत्र है और स्तन ग्रंथियां हैं, दोनों मिलके साथ में, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, उसको मैं थोड़ा सा तोड़ के बता रहा हूं आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हिंदी में बात करें तो स्त्री जनन तंत्र प्लस स्तन ग्रंथियां, ठीक है, दोनों साथ में, ठीक है, दोनों साथ में है, ठीक है, साथ में है। और ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। दोनों संरचनात्मक प्लस रचनात्मक, ठीक है, सॉरी क्रियात्मक, रचनात्मक नहीं, संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक। और इंग्लिश में बात करें तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। किसके लिए होते हैं, टू सपोर्ट करके, किसके सपोर्ट के लिए, ओव्यूलेशन में काम आएंगे, दोनों साथ में होंगे ना, कौन कौन, स्तन ग्रंथियां और आपके ये दो, मतलब ऐसे समझो कि ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, ठीक है। अकेली ये नहीं चल रही, अकेली ये भी नहीं चल रही, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में गठबंधन कर लेंगे, ठीक है। दोनों आपस में क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। तो इसके वोट और इसके वोट ये दोनों एक जगह आ गए, ठीक है। तो ये दोनों अपने काम कर चला सकते हैं। वही सेम चीज यहां पर है, जो स्त्री जनन तंत्र है प्लस आपकी स्तन ग्रंथियां हैं, दोनों एक साथ में आ जाएंगी, ठीक है। और क्या करेंगी, किसमें हेल्प करेंगी, ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग। क्या होता है, अंडोत्सर्ग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन हिंदी में, ठीक है। फिर क्या है, शीघ्रमता, ठीक है, क्या होता है ये, प्रेगनेंसी। उसके बाद में क्या है, शिशु जन्म, बर्थ, और फिर चाइल्ड केयर, हो गया। इसके अंदर ये हेल्प करते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और चाइल्ड केयर के अंदर आपको पता है, देखो जो मिल्क, चाइल्ड को क्या जरूरत, मतलब बच्चा हो गया उसके बाद में उसकी केयर कैसे होगी, उसको दूध चाहिए, दूध कौन देगा, मेमोरी ग्लैंड्स देंगी, ठीक है। फिर बात करेंगे अंड जनन की, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो oogenesis की, ठीक है। यहां पर क्या है, उगोनिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंड जननी। क्या बोलते हैं, अंड जननी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और क्या बनेगा,
प्राथमिक अंडक बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक अंडक। इंग्लिश में बात करें तो क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte बनेगा। ठीक है, ये कहा किसके कब ये बातें हो गई? जन्म से पहले। ठीक है, बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ और ये पहले स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? जो डिवीजन है ना, जो विभाजन है वो पहले से स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया और जो आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है पहला, वो स्टार्ट भी हो गया था। म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट भी हो गया, लेकिन उसके प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है ना, उसी के अंदर उसी को अरेस्ट कर लिया गया। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया, वहीं वो रुक गया। और उसके बाद में क्या होता है? जन्म हो गया बच्ची का, उसके बाद में 13 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी जब आती है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में क्या होता है? ओव्यूलेशन आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद में ओव्यूलेटरी फेज आता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जब होता है उसके जस्ट पहले, ओव्यूलेशन के जस्ट पहले ये जो मियोसिस फर्स्ट है ना, जो अर्धसूत्री जो विभाजन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पर ये चीज लिख भी रखी है। पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन जो है वो अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त होता है। अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के जस्ट पहले खत्म होता है। ठीक है, और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? द्वितीय अंडक में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? द्वितीय अंडक के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा? द्वितीय अंडक के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ये कंप्लीट कब होगा? कब कंप्लीट होगा? ध्यान से सुनना, कान खोल के। सेकेंडरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा और ये कब कंप्लीट होगा? समाप्त कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होना है, उसके जस्ट पहले ये खत्म होगा। ठीक है, ये जस्ट पहले ये समाप्त होगा और ओवम में कन्वर्ट होगा, वो अंडक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। सॉरी, अंडाणु बनेगा। ठीक है, ओवम बनेगा। समझ में आई बात? अभी पहले मतलब अपन ओवम पूरे चैप्टर में करेंगे, लेकिन वो बनता कब है? जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है उसके जस्ट पहले वो ओवम बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये समाप्त कब होगा? फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। मैं बताऊंगा आपको, जो फर्टिलाइजेशन बताऊंगा तब। ठीक है, अंडाणु बन जाएगा और ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद में पेज 24 पे अपन को चलना पड़ेगा जी, चलना पड़ेगा। पेज 24 पेज 24 पेज 24 पेज 24 पेज 24 पेज 24 पेज 20 लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। चलो जी, ये वाला है। इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? उगोनिया। इतना आपको पता है इंग्लिश में। ठीक है, उगोनिया। ठीक है, ये उगोनिया है। उसके बाद में इसके चारों तरफ क्या आ गई? फोलिकुलर सेल्स आ गई और ये क्या बन गया? प्राइमरी फोलिकल बन गया। उसके बाद में इसके आसपास क्या आ गई? थीका आ गई, थीका सेल्स आ गई। ठीक है, और क्या बन गया? सेकेंडरी फोलिकल बन गया। उसके बाद में और टर्सरी फोलिकल बन गया। टर्सरी फोलिकल के अंदर क्या आ गया? एक केविटी सी बन गई, खाली जगह बन गई, केविटी बन गई। इसके अंदर क्या है? एंट्रम बोलेंगे इसको। ये क्या है? फ्लूइड फील्ड केविटी है। क्या है? फ्लूइड फील्ड केविटी है। ये क्या है? फ्लूइड फील्ड केविटी है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। यहां पर ये क्या हो गया? ओव्यूलेशन। देखो, ओवम जो है बाहर निकल गया। ये ओवम नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये ओवम नहीं है, इसको मान रहे हैं। सेकेंडरी oocyte है। ओवम तो कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले बनेगा। ये सेकेंडरी oocyte ही है। यहां पर ये ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद में ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है। क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है। ये क्या है? मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम है। और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो रहा है। ये डायग्राम आपको समझ में आया जी? आया ना? फिर आगे चलते हैं अपन अपने रास्ते पर, अपने रास्ते पर। कहाँ थे जी? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ? यहाँ थे जी। फिर बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र। क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र। एक वर्ड है मिनार्क, दो टर्म है। एक मिनार्क का नाम है, एक मिनोपोज है। मिनार्क क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। मिनार्क को हिंदी में बोला जाता है रजोदर्शन। ठीक है, ये क्या है? प्रथम ऋतुस्राव। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवनारंभ पर होती है। मतलब सीधी सी बात बताऊं, इंग्लिश में बता दूं, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है 13 से 14 साल की उम्र में, जो प्यूबर्टी आती है, तो वो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसी को क्या बोला गया है? मिनार्क बोला गया है। हिंदी में बात करें तो रजोदर्शन कहा गया है। मीनोपोज क्या होती है? मीनोपोज को हिंदी में बोला जाता है रजोनिवृत्ति। क्या बोला जाता है? रजोनिवृत्ति। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। मतलब 50 साल की उम्र के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मीनोपोज बोला जाता है। चलते हैं फिर आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में
डायग्राम है, डायग्राम से आपको बताया जाएगा, डायग्राम निकाल दिया जाए, डायग्राम 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 डायग्राम। ठीक है जी, ये इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला निकालना पड़ेगा जी, हिंदी वाला हिंदी वाला हिंदी वाला हिंदी वाला। हिंदी हिंदी, ये वाला डायग्राम है आपका, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है जी, ये लो जी। ठीक है, यहां पर ये देखो, आप ध्यान से देखना, यहां पर ये देखो वर्धन पुटक, ये आपको पता है, सारे वर्ड पता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो फोलिकल सेल्स हैं। ठीक है, फोलिकल सेल्स हैं, यहाँ पर ये ग्रो कर रही हैं फोलिकल सेल्स। यहाँ पर ये टर्सरी फोलिकल आ गया, यहाँ पर अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडोत्सर्ग में ओव्यूलेशन हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फोलिकुलर जो सेल्स है ना, फोलिकुलर जो सेल्स है ना, वो क्या करती है, वो एस्ट्रोजन बढ़ाती है। कौन सा हार्मोन बढ़ाएंगी? एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ा देंगी। एस्ट्रोजन देखो यहाँ पर फोलिकुलर जो सेल्स जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन की लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है। जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा वो किस पर एक्ट करेगा? आपकी जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि पर वो करेगा, काम करेगा। और जो पीयूष ग्रंथि से क्या निकालेगा? पीयूष ग्रंथि से निकालेगा वो एलएच निकालेगा, पीयूष ग्रंथि से क्या निकालेगा? एलएच और एफएसएच निकालेगा। तो यहां पर देखो आप, एस्ट्रोजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है ना, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही वहां पर आपको एलएच और एफएसएच का लेवल भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात है? जो एस्ट्रोजन है, देखो फोलिकुलर सेल्स है वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी। फोलिकुलर सेल्स बढ़ती जा रही है यहां पर, तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। अब एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन कहां काम करेगा? एस्ट्रोजन काम करेगा कहां पर? वो काम करेगा पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा? एलएच और एफएसएच निकलवाएगा। तो जहां पर एस्ट्रोजन बढ़ेगा वहां पर एलएच और एफएसएच भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां पर यहां पर देखो आप 14th डे पर क्या हो रहा है? आपका एलएच जो है वो बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है, और क्या हो गया? आपका अंडोत्सर्ग हो गया। किसकी वजह से? एलएच की बढ़ने से क्या हो गया? अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन। अब क्या होता है? अंडोत्सर्ग हो गया। अब यहां पर ये क्या है? वर्धनशील पित्त पिंड, इसको इंग्लिश में कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये जो वर्धनशील पित्त पिंड है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम मान लो, कॉर्पस ल्यूटियम मान लो, क्या होता ही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या करता है? ये करता क्या है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ये वर्ड्स ध्यान में रखना, ये वाला जो है प्रोजेस्टेरोन कौन, एस्ट्रोजन कौन, भूल जाओगे। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, और पी फॉर वो पकड़ के रखता है किसको? एंडोमेट्रियम को। मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम जो है ना, वो क्या है? ब्लीडिंग के टाइम पर ब्रेक होती है, उसकी ब्रेक डाउन होने से ही जो ब्लीडिंग है वो होती है। तो उसको पकड़ के कौन रखता है? कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा वो पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रखता है? कि भैया कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इंप्लांटेशन तो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होगा ना। अगर एंडोमेट्रियम तो अगर टूट के बाहर निकल गई तो इंप्लांटेशन कहां कराओगे? कहां इंप्लांटेशन कराओगे? प्रेगनेंसी आगे लीड कैसे करेगी? ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भैया रुकते हैं कि हम करेंगे ये काम, हम पकड़ के रखेंगे इसको, कहीं नहीं जाने देंगे। आप तो लाओ इम्प्लांट कराओ आप तो। ठीक है, तो एक कॉर्पस ल्यूटियम है, वो 7 से, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो 7 से 8 दिन तक पकड़ के रखता है। फिर वो देख लेगा यार नहीं करा रहे फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो अपना काम, और वो डिजेनरेट हो जाता है और ये ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन अगर मान लो कि वो फर्टिलाइजेशन हो गया और वो फर्टिलाइजेशन हो गया, इंप्लांट हो गया, तो उसके बाद में उसको पकड़ के तो रखना पड़ेगा एंडोमेट्रियम को। प्रोजेस्टेरोन रहेगा तभी वो पकड़ के रख पाएगा। P4 प्रोजेस्टेरोन, P4 पकड़ के रखेगा किसको? एंडोमेट्रियम को। अब एंडोमेट्रियम अगर ब्रेक डाउन हो गई तो क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो 7 से 8 दिन का टाइम बढ़ा के, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो 3 महीने तक बैठा रहता है और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है जब तक आपका प्लेसेंटा नहीं बन जाता। ठीक है, तब तक। चलो जी, ये आपका हो गया। फिर अपन चलते हैं आगे। ये वाला मैं आपको और बता दूं उसमें, ये देखो, ये 3 से 5 दिन तक क्या चलती है आपकी? 3 से 5 दिन आपकी चलती है क्या? मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चलती है। उसके बाद में फोलिकुलर फेज आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? शराबी प्रवावस्था होती है। और उसके बाद में वापस अगला चक्र स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। चलो जस्ट मिनट कहाँ गया यार? ठीक। ओके, फिर आगे चलते हैं, निषेचन बात करते हैं। फिर अब सारा काम हो गया, अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया, स्त्री जनन तंत्र पढ़ लिया, और दोनों गेमेट बना लिए अपन ने, शुक्राणु बना लिए, अंडाणु बना लिए। अब बात करेंगे किसकी? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? निषेचन। ठीक है,
अब देखो स्पर्म को किससे मिलाना है, ओवम से मिलाना है, सीधी सी बात है। स्पर्म को किससे मिलाना है, ओवम से मिलाना है। तो स्पर्म को कहां जाना पड़ेगा, स्पर्म जो है ना वो कहां जाएगा, वेजाइना के अंदर जाएगा, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, और फिर कहां जाएगा, एम्पूला। कहां जाएगा, एम्पूला, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, मैंने आपको बताया था एम्पूला किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो वहां जाएगा कौन, स्पर्म। अब मैं आपको एक काम की बात और बता दूं, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है, तभी होगा, तभी संभव है जब आपके शुक्राणु और अंडाणु दोनों साथ में एम्पूला में पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों साथ में एम्पूला में पहुंचेंगे तभी निषेचन हो सकता है, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवम दोनों एक समय एम्पूला में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। यही चीज यहां लिखी हुई है। फिर आगे चलते हैं, शुक्राणु की बात करेंगे तो मतलब जो फर्टिलाइजेशन वो कैसे होता है वो बात करेंगे। ठीक है, शुक्राणु स्पर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलेंगे, संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा, अंडाणु जो होता है ना, ओवम जो होता है, उसके बाहर एक लेयर होती है, उसके बाहर एक परत होती है। कैसी परत होती है, पारदर्शी परत होती है। उस परत का नाम क्या है, इंग्लिश में जोना पेलुसिडा बोलते हैं उसको, और हिंदी में अंडाणु का पारदर्शी आवरण बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जोना पेलुसिडा। वो जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। जो बाहर की जो लेयर है ना, जो बाहर की मेम्ब्रेन है ओवम की, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, देखो ये ओवम है, ये मेरा हाथ नहीं, ये ओवम है, ये जो पेन है मेरा एस्पेन, ये स्पर्म है, ये यहां पर आया ऐसे टच हुआ। ठीक है, ऐसे टच हुआ बाहर, ये जोना पेलुसिडा पे टच हुआ है। ठीक है, टच हुआ, टच होते ही क्या होगा, इस मेम्ब्रेन में ये बाहर की जो लेयर है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे कि ये एक ही स्पर्म आके इसके अंदर जाए, अंदर एक ही स्पर्म जाए, बाहर के दूसरे स्पर्म एडिशनल स्पर्म ना आ जाए। इसके लिए वो क्या करता है कि बाहर के दूसरे स्पर्म आ गए तो फर्टिलाइजेशन खराब हो जाएगा यार, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, तो जैसे ये टच होगा, अभी अंदर गया नहीं है, जैसे टच हुआ ये, तो क्या हुआ, जो बाहर की लेयर में चेंजेस ऐसे आ जाएंगे कि दूसरे स्पर्म्स को ये आसपास भटकने भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहां रखा है उस उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है और फिर अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को वर्जित करता है। ये मैंने आपको बताया कि जो एडिशनल जो स्पर्म्स है, अतिरिक्त जो शुक्राणु है, वो उनका प्रवेश जो वो वर्जित हो जाता है। फिर बात करें अग्रपिंडक। ठीक है, ये हो गया, मतलब जो स्पर्म है, मतलब इसने क्या किया, मेम्ब्रेन, ये जो बाहर की लेयर है इसके अंदर चेंजेस आ गए और ये दूसरे स्पर्म को नहीं आने जा रहा। अब कौन है, ये अंडाणु है और ये एक शुक्राणु है, बस दो। ठीक है, ठीक है, हम तुम बस दो कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए, वो वाला सीन है भैया, कोई नहीं है बाहर, अंदर सिर्फ दोनों है। अब क्या होगा, अग्रपिंडक। ठीक है, अग्रपिंडक एक्रोसोम, मैंने आपको बताया था कि मैं पूछूंगा फर्टिलाइजेशन के अंदर, जो अग्रपिंडक इंग्लिश में एक्रोसोम बोलते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं जो किस में काम आते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर काम आते हैं। अब वो देखो यहाँ काम करेंगे, शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में मदद करता है। जो शुक्राणु, देखो जो आपका अग्रपिंडक था, एक्रोसोम था, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए थे। अब वो किस काम आएंगे, वो काम किस आएंगे, जो अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है ना, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो स्पर्म है उसमें घुसना चाहता है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, यहां पर जो लगा हुआ, यहां पर जो आपका अग्रपिंडक है, वो उसके एंजाइम निकलेंगे और वो उसको अंदर जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये अंदर चला गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन समाप्त हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो अंडाणु है ना, वो अभी बना नहीं है, वो क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है, सेकेंडरी oocyte ही है वो, अभी अंडाणु वो ओवम बना नहीं है, क्योंकि ओवम कब बनेगा, वो फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले बनेगा। अभी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और अब देखो जैसे ही ओवम बनेगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अभी बना नहीं है, स्पर्मेटोसाइट है, अब बन जाएगा, वो बन जाएगा कैसे, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अब समाप्त होगा। कब चला था वो, बर्थ से पहले स्टार्ट हुआ था मियोसिस फर्स्ट, और अब जाकर मियोसिस सेकंड खत्म हो रहा है भैया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम वो खत्म हो रहा है। तो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन समाप्त जैसे ही होगा तो अंडाणु बन जाएगा, अंडाणु मतलब ओवम बन जाएगा। तो ओवम जैसे ही बनेगा तो स्पर्म वहां पर वेट कर ही रहा है, तो स्पर्म प्लस ओवम दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो आपका जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया, तो मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब बात करके किसकी, अंतरोपण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंतरोपण की। फर्टिलाइजेशन करा लिया, अब अंतरोपण कराएंगे, इंप्लांटेशन कराएंगे। ठीक है, तो जो चलो इंप्लांटेशन करवा लेते हैं जल्दी से। चलो जी इंप्लांटेशन चलो इंप्लांटेशन करवाते हैं। ये यहां पर देखो स्पर्म और ओवम मिले, उसके बाद में ये आपका जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में ये क्या है, ये क्या ब्लास्टोमियर बने। ब्लास्टोमियर ये कौन सी स्टेज आ गई आपकी, मोरूला, हिंदी में इसको क्या बोला गया है, तुतक।
ठीक है, मोरुला बन गया और मोरुला के बाद में क्या बनेगा आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं कोर्कपुटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोर्कपुटी बोला जाता है और इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ये जो बाहर की लेयर है, बाहर की लेयर इसको क्या बोला गया है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है इसको? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। जो कोर्कपुटी के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या बाहर की लेयर प्रेजेंट उसको क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाली लेयर इसको क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। इनर सेल मास रे, इनर सेल मास। ठीक है जी, ये आपका इंप्लांटेशन। और इंप्लांटेशन कहां होता है? ये कोर्कपुटी है। ये कोर्कपुटी मतलब ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहां पर आकर एंडोमेट्रियम के अंदर आकर इंप्लांट होता है। ये मैंने आपको बताया था। एंडोमेट्रियम के मैंने दो फंक्शन रहते हैं, तो ब्लीडिंग में ब्रेकडाउन जो लेयर होती है वो कौन होती है? एंडोमेट्रियम में होती है। और इंप्लांटेशन भी किस पे होता है? एंडोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम के मैंने क्या बताया था आपको कि खिंचाव होता है, जब बेबी जो डिलीवर होता है उस टाइम पर खिंचाव होता है उसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। चलो, अंतरोपण पढ़ लिया अपन ने। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे अपरा के हार्मोन। अपरा के हार्मोन। अपरा कौन होता है? अपरा कौन होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटल हार्मोन की बात करेंगे। प्लेसेंटल हार्मोन की बात करेंगे तो पहला हार्मोन कौन सा है? मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, इंग्लिश में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, शॉर्ट फॉर्म HCG। मानव अपरा लैक्टोजन। मानव अपरा लैक्टोजन, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, शॉर्ट फॉर्म HPL। क्या बोलेंगे? HPL, IPL नहीं, HPL। ओके। और क्या होता है? एस्ट्रोजन भी निकाल लेता है और प्रोजेस्टेरोन भी निकाल लेता है। अपरा जो है ना, अपरा जो आपका प्लेसेंटा है वो क्या क्या निकालता है? एक तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ध्यान में रखना। एक HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एक एस्ट्रोजन निकाल लेता है, प्रोजेस्टेरोन निकाल लेता है। ठीक है, ये किसके हार्मोन हो गए आपके? ये ध्यान में रखना, हार्मोन से भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं और मतलब गलत करवाता ही है वो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर एक हार्मोन आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन आता है। रिलैक्सिन हार्मोन आता है और ये कहां से निकलता है? ये हार्मोन निकलता है ओवरी से, अंडाशय से निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है और वो कहां से निकलता है? अंडाशय से निकलता है। अब एक मैं आपको बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। HCG, HPL और रिलैक्सिन तीन हार्मोन है। HCG, HPL और रिलैक्सिन। HCG, HPL और रिलैक्सिन। HCG, HPL और रिलैक्सिन, तीन हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं, वैसे नहीं निकलते, नॉर्मल लाइफ में नहीं निकलते। प्रेगनेंसी होगी तभी वो तीन हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? HCG, HPL और रिलैक्सिन। क्वेश्चन पूछ लेता है जी, तो ध्यान में रखना, HCG, HPL और रिलैक्सिन। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स और भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनका देख लो। मैटरनल ब्लड के अंदर, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है तो मैटरनल ब्लड, जो मदर का जो ब्लड है उसके अंदर वो इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। कौन कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, RPR और थायरोक्सिन, ये इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर। किसके अंदर हेल्प करते हैं? फीटल ग्रोथ, जो भ्रूण है उसकी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर के अंदर, तो मेटाबॉलिक जो चेंजेस आते हैं मदर का जो खान पान है उसके अंदर, मतलब जो मदर का जो मेटाबॉलिक चेंजेस है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो है जो उसको प्रेगनेंसी जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर आगे चलते हैं, अब बात करेंगे स्टेम सेल्स की। एनसीईआरटी में एक वर्ड है स्टेम सेल्स, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्टेम कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या है? कहां प्रेजेंट होती है? अंतर कोशिका समूह में होती है। अंतर कोशिका समूह कौन सा बताया मैंने आपको? अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट बताया था मैंने आपको, उसके अंदर बाहरी लेयर मैंने आपको बताई ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर बताया था इनर सेल मास। ठीक है, उस इनर सेल मास के अंदर आपकी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और स्टेम सेल्स के पास एक खासियत होती है, इनके पास एक सुपर पावर है, इनके पास एक योग्यता, एक एबिलिटी है इनके पास। क्या एबिलिटी है भैया? कि ये शरीर के सारे अंग बना सकते हैं और सारे आपके उत्तक बना सकते हैं। शरीर के सारे अंग और सारे उत्तक बनाने की इनमें योग्यता है। ये सभी अंग एवं उत्तकों का उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स की बात होगी। फिर अपन अब क्या करेंगे? देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया, इंप्लांटेशन हो गया, अब क्या करेंगे? अब अपन देखो, प्रेगनेंसी चलेगी 9 महीने। अब पहले महीने में क्या क्या हो रहा है? देखो, पहला महीना खत्म होने वाला है। ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई थी, अब पहला महीना खत्म होने वाला है। पहला महीना खत्म हुआ है तो क्या बन गया? बच्चे का दिल बन गया जी, हार्ट फॉर्म। ठीक है, पहला महीना खत्म हुआ, दिल बन गया। ठीक है, 1 महीना तो पूरा हुआ, अब 8 महीने और बचे हैं। तो एंड ऑफ सेकेंड मंथ,
दूसरा महीना पूरा होने वाला है, दूसरा महीना पूरा होने वाला है। अब देखेंगे क्या क्या बन गया, क्या क्या बन गया, इसमें क्या बन गया, पाद और अंगुलियां विकसित हो गई, पाद और अंगुलियां विकसित हो गई। पाद का मतलब हाथ पैर, ठीक है, पाद का मतलब क्या है, हाथ पैर, ठीक है, अंगुलियां मतलब डिजिट्स, ठीक है, आपकी ये अंगुलियां, ठीक है, ये विकसित हो गई है बच्चे के अंदर। दूसरा महीना देख लिया। तीसरे महीने की बात करेंगे अब, ठीक है, अब तीसरा महीना खत्म होने वाला है, तीसरा महीना खत्म होने वाला है, क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चे के अंदर वो देख लेते हैं। तीसरे महीने को और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी इसको बोला जाता है। और क्या 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है। और इसमें क्या बन जाते हैं, सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है, ठीक है। 3 महीनों में सभी जितने भी अंग हैं, मोस्टली जो मेजर अंग होते हैं, उनकी सबकी रचना हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाथ पैर बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं, जो बाह्य जननांग है वो बन जाते हैं इसके अंदर 3 महीने के बाद। तो इसीलिए क्या होता है, जो एमटीपी है तो वो सेफर मानी जाती है 3 महीने के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। जो अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो एमटीपी है वो इसके अंदर सेफ मानी जाती है। और बहुत सारे लोग हैं वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं, 3 महीने में वो हो जाता है, मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो बन जाते हैं, बाह्य जननांग वो बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, देख लेते हैं लड़का या लड़की है, ठीक है, उसके बाद में अगर लड़की होती है तो पहले तो करते थे ऐसे, आजकल वो इलीगल हो गया तो नहीं करते, लेकिन चलता तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो फिर वो एमटीपी करा देते हैं उसकी, ठीक है। अगर वो लड़की होती है तो फिर उसकी एमटीपी करा देते हैं, मतलब उनको नहीं चाहिए बच्चा, मतलब जेन्युइनली नहीं चाहिए बच्चा तो एमटीपी करा सकते हो। लेकिन वो लिंग को देखकर अगर वो कराते हैं ना कि हाँ यार फीमेल है इसलिए वो एमटीपी कराते हैं, तो वो ये चीज इलीगल है, ठीक है। बाकी एमटीपी लीगल है, लेकिन वो देखते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। फिर 5वां महीना हो गया, 5वां महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है, अब 5वां महीना चल रहा है तो अब क्या होगा, पहली गतिशीलता, ठीक है, बच्चे ने लात मार दी है, पहली गतिशीलता, फर्स्ट मूवमेंट देखा गया है, फर्स्ट मूवमेंट हो गया, बच्चे ने लात मार दी। सिर पर बालों की बाल उग जाते हैं, ठीक है, जो सिर है उस पर बाल उगने लग जाते हैं, छोटे छोटे बाल उगने लग जाते हैं 5वें महीने में। अब 6वां महीना खत्म होने वाला है भैया, 6वां महीना खत्म होने वाला है, 24 वीक सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, शरीर पर कोमल बाल आने लग जाते हैं, इसके अंदर शरीर पर छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं, कोमल बाल आने लग जाते हैं 6वें महीने पूरा होने पर। और उसको क्या हो जाता है, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। आंख देख, ये मेरी पलकें हैं, ठीक है, ऐसे मैं खोल सकता हूं ना, ये 6वें महीने के बाद होती है, ठीक है, ऐसे पलकें, ठीक है। और क्या होती है, ब्रोनिया, ठीक है, ब्रोनिया बन जाती हैं। अब ब्रोनिया क्या होती है भैया, ब्रोनिया क्या होती है, लड़कियां जो है उनको पता है। इंग्लिश में बात करूंगा, इंग्लिश में बताऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। आईलैशेस को हिंदी में ब्रोनिया बोलते हैं। तो ये मेरी आईलैशेस है ना, लड़कियां तो फेक आईलैशेस भी लगाती हैं जब मेकअप करती हैं तो, ठीक है, तो वही है ये आईलैशेस, इसकी बनने लग जाती है 6वें महीने के बाद। चलो जी, अब अपन क्या कराएंगे, प्रसव, पार्चुरेशन कराएंगे। 9 महीने खत्म हो चुके, अब क्या करेंगे, प्रसव, पार्चुरेशन कराएंगे। बच्चे का आने का टाइम हो चुका है, बच्चा जैसे ही आएगा उसके बाद में क्या करेंगे, नाच गाना होगा, मिठाइयां खिलाई जाएंगी और बढ़िया अपन मस्त एंजॉय करेंगे। तो प्रसव, पार्चुरेशन होने वाला है। तो पूर्व विकसित गर्भ, ठीक है, पूर्व विकसित गर्भ मतलब फीटस, इंग्लिश में आते हैं ना तो फीटस, और हिंदी में पूर्व विकसित गर्भ प्लस अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। पूर्व विकसित गर्भ और अपरा दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं। क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो मायोमेट्रियम है उसके अंदर खिंचाव होता है, उसके अंदर खिंचाव होता है, वो अब होगा, ठीक है। कौन कौन मिलकर कराएगा, कौन कौन मिलकर करेगा, फिटस और प्लेसेंटा, फिटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर क्या कराएंगे, जो आपका गर्भाशय है ना, गर्भाशय उसके अंदर खिंचाव कराएंगे, उसके अंदर क्या कराएंगे, खिंचाव कराएंगे। और जैसे ही खिंचाव होगा ना, जैसे ही खिंचाव होगा तो क्या होगा, गर्भ उत्क्षेपण परिवर्त कहते हैं, ठीक है। जो खिंचाव होगा उसको क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा तब क्या होगा, जो मां की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, मातृ की जो पीयूष ग्रंथि है, उससे क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो हल्के जो खिंचाव हो रहा था ना, जो हल्का खिंचाव हो रहा था गर्भाशय के अंदर, अब वो जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो वो जो गर्भाशय के अंदर जो हल्का खिंचाव था वो बढ़ जाएगा एकदम से। वो क्या हो जाएगा, वो एकदम से बढ़ जाएगा, जो हल्का खिंचाव था वो एकदम से बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि
डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी बाहर आ गया है, और बेबी जैसे ही बाहर आएगा उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, आपका जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है, वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बेबी बाहर आ गया, ठीक है, सकुशल, बच्चा और माँ दोनों सेफ है, और बच्चा आपका जन्म ले लिया है। अब अपन थोड़ी सी बातें और करेंगे, उसके बाद में इंजॉय, उसके बाद में खाना खाएंगे, और बढ़िया आपने लड्डू खाएंगे, और क्या बर्फी वगैरह ये सारी चीज़ें खाने वाले हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और नाचेंगे, बढ़िया नाचेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा हुआ है तो अभी थोड़ा सा और देख लेंगे, थोड़ा सा अभी दूध पिलाना है बच्चे को, थोड़ा सा दूध पिलाएंगे, बच्चा हुआ है दूध पिलाएंगे। तो दूध पिलाने क्या करेंगे अपन, दूध कौन सा पिलाएंगे, प्रथम स्तन्य या खीस। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो कोलेस्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में खीस। ठीक है, खीस नाम आपने सुना होगा, आप गाँव से हो, गाय भैंस रखते हो तो खीस सुना होगा, जो पहला दूध होता है वहां पर उसको खीस बोला जाता है। और जो अभी जो मदर है, अभी जो बच्चा हुआ है, जो मदर के जो मिल्क निकलेगा उसको वो कोलेस्ट्रम होता है, जो येलोविश कलर का होता है। ठीक है, इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में उसको खीस या फिर प्रथम स्तन्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट मिल्क है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, IgA एंटीबॉडी। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, देखो भाई साहब क्वेश्चन के अंदर आपको घुमाएगा, क्वेश्चन के अंदर पक्का घुमाएगा, IgD, IgM, IgE। ठीक है, फलाने को दिखाई देगा आपको, लेकिन IgA आपको टिक करनी है। कौन सी टिक करनी है आपको, IgA एंटीबॉडी होती है, सिर्फ और सिर्फ IgA एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और ये जो पुराने टाइम में पहले तो मतलब गाँव में होता था कि मतलब ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, कोलेस्ट्रम, ठीक है, इसको मतलब ऐसा सोचते कि यार ये येलोविश थोड़ा गंदा सा, इसको बच्चे को नहीं पिलाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एजुकेशन आई तो फिर लोगों को पता चला कि हाँ यार ये काम की चीज़ है, इसके अंदर एंटीबॉडी होती है, ये जरूरी है, तो बच्चे को कोलेस्ट्रम जो है, जो पहला जो दूध है, जो फर्स्ट मिल्क है, वो पिलाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो वो पिलाना ही चाहिए। ठीक है, फिर 2-3 चीजें और देख लें, 2-3 चीजें, बस 2-3 चीजें और फिर तो नाच गाना होगा ही। ठीक है, तो गर्भ अवधि क्या होती है, ये 2-3 चीजें देख लो। गर्भ अवधि क्या होती है, इंग्लिश में बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड, गर्भ अवधि नाम से पता लग रहा है, गर्भ अवधि। ठीक है, अवधि मतलब किसको बोलते हैं कि कोई टाइम पीरियड है, और गर्भ आपको होता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड बोलेंगे इंग्लिश में, और कितना होता है 9 मंथ्स। ध्यान से सुनना, ये आपका गलत हो सकता है, आपकी जो हिंदी की एनसीईआरटी है ना, हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये दे रखा है 9.5 मंथ्स, 9.5 महीने दे रखे हैं, लेकिन यहां ही आप गलती कर जाओगे। 9.5 महीने दे रखे हैं, और ऑप्शन में अगर 9.5 महीने अगर आप टिक करके आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मानेगा ना एग्जामिनर, वो किसको मानेगा, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी को मानेगा, और इंग्लिश में 9 महीने दे रखे, तो इंग्लिश वाली को प्रीफर करना और 9 महीने पर टिक करके आना। आप सबको पता है 9 महीने होते हैं, वो एनसीईआरटी वाले ने पता नहीं क्या सोच के छापा है, 9.5 महीने छाप कर रखे हैं उसमें, तो वो बिल्कुल मत देखना। 9.5 मंथ्स नहीं होते हैं, 9 महीने ही होते हैं, और इंग्लिश में सही दे रखे हैं। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हिंदी इंग्लिश में जब भी टकराव होता है ना कि हाँ हिंदी वाले क्वेश्चन सही माना जाए या इंग्लिश वाले को सही माना जाए, तो इंग्लिश वाले को ही सही मानते हैं। पेपर में भी अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती है ना, तो इंग्लिश में सही दे रखा है ना, तो इंग्लिश वाले को ही माना जाता है, जो भी इंग्लिश में माना जाता है तो इंग्लिश वाले को माना जाता है। तो इंग्लिश वाला देख लेना, 9 महीने होते हैं, 9.5 महीने टिक मत करके आ जाना। ठीक है, एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। फिर बात करें प्रसव पार्चुरेशन क्या होता है। ठीक है, जो बेबी का जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, जो फीटस है उसके बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। अभी अपन ने बाहर निकाला है बेबी को, वही होता है। फिर दुग्ध श्रवण, लैक्टेशन, इंग्लिश में लैक्टेशन बोलते हैं, दुग्ध श्रवण क्या होता है, ये स्तन ग्रंथियों में जो प्रेगनेंसी होती है ना, उस टाइम पे जो स्तन ग्रंथियां वो ग्रो कर लाती है, मैच्योर हो जाती हैं, और उसके बाद में जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है उसके बाद में क्या मिल्क जो है, मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, दूध जो निकलना वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, लैक्टेशन है। ये अपना चैप्टर होगा कंप्लीट, मानव जनन जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि डॉक्टर जब है इंजेक्शन देता है डिलीवरी के टाइम, डॉक्टर इंजेक्शन देता है कि हाँ मतलब इजी हो जाए डिलीवरी जो है वो इजी हो जाए, तो वो इंजेक्शन किस चीज का देता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछा है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं किस चीज का देता है। तो ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कब हुए थे, जो आपकी खिंचाव है वो और तीव्र कब हुए थे ऑक्सीटोसिन जैसे ही पिट्यूटरी से निकला था, पीयूष ग्रंथि से जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकला था, तो वो जो खिंचाव वो एकदम से बढ़ गया था। तो उसको खिंचाव को एकदम से और बढ़ाने के लिए कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन जो है वो कम निकलता है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए क्या करता है डॉक्टर है वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देता है, तो उससे और खिंचाव हो जाता है, तो जिस वजह से जो डिलीवरी है वो हो जाती है। चलो जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपना जो मानव जनन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जैसे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ वो इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था 2-3 ने कि हाँ
भाई इसमें थोड़ा और डीपली जाना चाहिए, तो थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की है। बाकी एनसीईआरटी ही आएगी भाई, इतना पढ़ लोगे ना इसको ढंग से तो आप कर जाओगे ये चैप्टर पूरा क्लियर, ठीक है। तो इतना पढ़ लो, बाकी हो जाएगा। मतलब ऐसा आपको मतलब इसमें पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज जाना है, तो इतने में इतना कर लोगे ना ढंग से तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से ये कर लो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो के जैसी भी लगे बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना, और फिर अपन क्या करेंगे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, टेलीग्राम पे बता देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करना है, वहाँ पर नोट्स वोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जैसी भी वीडियो लगे बताना जरूर। और बच्चा हो गया तो फंक्शन करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो बताना। हमारे यहाँ तो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जलवाद छोटन ऐसे होते हैं हमारे, तो इधर राजस्थान में ऐसा होता है। आपके यहाँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं मेरे को जरूर से बताना, कि बच्चा होने के बाद में क्या क्या जो रिचुअल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रस्में होते हैं, वो सारी बताना कमेंट करके। और बच्चा हो गया तो जरूर से मिठाई खाना और आज डांस करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।